हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आज हमारा यूपी एपीओ मेंस का एक अलग माइनर लॉ का सब्जेक्ट है, वो है द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो डेफिनेशन से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि लाइक पूछा जा सकता है कि डिफाइन एनी 5 और एनी 2, कुछ भी ऐसे करके। तो आपको डेफिनेशन तो मोस्टली हर वो सब्जेक्ट 16 माइनर लॉज की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो याद होनी चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ कि अलग से अभी इस हफ्ते नहीं लेकिन अगले हफ्ते सारे डेफिनेशंस जो हैं 16 माइनर लॉज के प्लस न्यू क्रिमिनल लॉ में भी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशंस मैं नोट डाउन कर रही हूँ एक जगह, और फिर हम एक बार उसको सारा रीड आउट करेंगे, उसको याद करेंगे साथ में मिलके, ठीक है। तो आज हम ये एक्ट पढ़ते हैं। तो पहले तो इसमें क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड बन सकता है, दूसरा पूछ सकता है कि प्रोविजन रिलेटेड टू डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट, तीसरा डिस्कस बेल प्रोविजन, उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड आपका एक्सप्लेन पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। इसमें सर्च एंड सीजर का भी क्वेश्चन बन सकता है एक, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो मेंस के पर्पस से तो हमें देखना नहीं होता है कि सेक्शन 1 वगैरह ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर हम मेंस के लिए याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं या चैप्टर हैं जिसमें हमें पूरा डेप्थ में नहीं जाना है, बस हाँ ऊपर से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट खुद में बहुत बड़ा है। इसमें आपके 53 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टर्स हैं। तो ये सारा तो हमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली नहीं पढ़ना है, हमें मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इसे कहानी की तरह समझेंगे, कहानी की तरह इसे याद करेंगे, एंड वही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, रटना नहीं है। ऐसे हमें तैयार करना है कि हाँ एक बार ओवरव्यू ले लिया, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है, इतना प्रेशर लोड नहीं लेना है माइनर लॉज के 16 सब्जेक्ट्स को। टेक इट वेरी ईजिली, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यार से तरीके से आपको वो 16 माइनर लॉ पढ़ने हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 3 माइनर लॉ पढ़ा दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, आप उनको ज़रूर देखिए। 1.5x या 2x में देखिए, नो इशू, बट आप डेफिनेटली उनको गो थ्रू करिए और ईजिली वे में मैंने समझाया है, बताया है, और टू द पॉइंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस अनलॉफुल एसोसिएशन आपका चैप्टर 2 में है, तो अनलॉफुल एसोसिएशन क्या होते हैं वो हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। डिक्लेरेशन कौन करेगा, ट्रिब्यूनल का रेफरेंस या ट्राइब्यूनल क्या है, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑपरेशन कैंसिलेशन क्या होगा, यूज़ ऑफ फंड प्रोहिबिट किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा प्लेसेस जो अनलॉफुल एसोसिएशन है, ठीक है, और पावर टू फॉलोड। तो ये कुछ सेक्शन, अब देखो पेनाल्टीज़ हैं, इनकी पेनाल्टीज़ देख लेंगे। याद हो सके ठीक है, नहीं याद हो इट्स ओके, बट अगर याद हो जाए तो प्लस पॉइंट बन जाता है, एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इस बेसिस पे दे सकता है, ठीक है। फिर पनिशमेंट ऑफ टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट कौन है, उनकी पनिशमेंट क्या है। फिर ये टेररिस्ट एक्ट में वो देखो वो सारा पॉइंट यहाँ इंक्लूडेड है। अगर आपने सेक्शन 113 BNS का पढ़ा होगा, टेररिस्ट एक्ट से टेररिस्ट कौन है, ठीक है, उनका क्लॉज 2 से 7 तक अगर पढ़ा होगा उसमें, ठीक है, कि कैंपिंग करना, कॉन्स्पिरेसी, ये सारा चीज़, बीइंग अ मेंबर, ठीक है, और ये सारा चीज़ है आपका, ठीक। इस चैप्टर में देखो ये जो चैप्टर 5 है इसमें 4 फीचर से रिलेटेड, इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक तो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, और अगर हम अपील करेंगे तो ये सेक्शन 25 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपको 26, 27 भी पढ़ना होगा, और अपील कहाँ जाएगी ये देखना है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की पावर्स क्या है 31 में, वो देखना है। अब ये जो चैप्टर है चैप्टर 6 आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, तो इसमें हम देख लेंगे ऊपर से कि क्या है। ऑफेंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट या रेजिंग फंड, ठीक है, ये सब देख लेंगे। अब मिसलीनियस चैप्टर में देखो पावर टू अरेस्ट एंड सर्च, अरेस्ट सीजर का प्रोसीजर क्या होगा, और आपका सेक्शन 43D मॉडिफाइड एप्लीकेशन, प्रिजम्पशन, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन, 45 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है, ऊपर से देखना है, एंड बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझना है हमें इसको, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 1 तो हमें नहीं देखना है, लेकिन फिर भी देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, एक तो वो सारे पर्सन जो एक्ट या ओमिशन करते हैं तो वो लायबल होते हैं अगर वो ऑफेंस करते हैं इंडिया में। वही सेम पर्सन अगर कोई बियॉन्ड इंडिया करता है लेकिन उसने ऑफेंस किया है एज़ पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो वो भी लायबल होगा जैसे उसने इंडिया में किया है, वही सेम प्रोविजन जो आपके BNS में प्रोवाइड होता है, ठीक। अब ये एक्ट उन पे भी अप्लाई होता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया है, या कोई पर्सन गवर्नमेंट की सर्विस में है, ठीक है, या कोई पर्सन शिप एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, वेयर एवर दे मे बी। तो अगर आपका एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट पूछता है तो क्या एप्लीकेशन है, वो पर्सन जो इंडिया में उसने ऑफेंस किया है, अगर बियॉन्ड इंडिया है उसने ऑफेंस किया है तो माना जाएगा वैसे ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी जैसे अगर वो उसने ऑफेंस इंडिया में किया है। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया अगर कोई रह रहा है उस पर अप्लाई करेगा,
कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, या कोई पर्सन शिप और एयरक्राफ्ट में है जो कि रजिस्टर्ड है इन इंडिया। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन क्लॉज में। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं हमें इस चैप्टर में, मतलब इस एक्ट में पढ़नी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पर्सन, प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, प्रॉपर्टी, टेररिस्ट गैंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एसोसिएशन। जो आपका ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं और अनलॉफुल एसोसिएशन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी डेफिनेशंस देख लेंगे, बाई चांस इफ़ इन केस पूछ लेता है तो आपको मोटा मोटी पता होगा, तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब क्लॉज ई ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई ए इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करता है। अब आप खुद सोचिए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या हो सकती है, जहाँ पे फाइनेंशियल, मॉनेटरी और फिजिकल स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। इंक्लूड्स फाइनेंशियल, monetary and physical stability, security of means of production, distribution, food security, livelihood security, energy security, ecological and environmental security। जितने भी सिक्योरिटी हैं वो सारे आपके इकोनॉमी में आ जाएंगे। इकोनॉमी मतलब क्या, ये सारा चीज़ इंक्लूड होगा तभी तो आपको इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति आपकी सिक्योर रहेगी। ठीक है, तभी तो आपका ग्रोथ होगा किसी भी कंट्री का। जब फूड सिक्योरिटी आपकी अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो कहाँ से आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। तो ऐसे आपको याद करना है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या है, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, फिजिकल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। अब इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो ये आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ई ए। अब ई सी, पर्सन में कौन कौन होगा। अब पर्सन में आपको पता है इंडिविजुअल होगा, कंपनी, फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय एनी पर्सन फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब्स क्लॉजेस। तो 6 लोगों की बात यहाँ पे की गई है। कौन कौन है पर्सन आपका, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, और कोई एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच, कोई भी जो ओन्ड या कंट्रोल्ड है बाई एनी पर्सन, जो इसमें फॉल कर रहे हैं वो पर्सन में आएंगे। ठीक है, तो ई सी पर्सन। अब जी क्या बोलता है, प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म क्या है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड किए गए हैं जब कोई टेररिस्ट एक्ट किया गया हो, और हैव बीन एक्वायर्ड, या किसी फंड ट्रेसेबल टू अ टेररिस्ट उससे एक्वायर किया गया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन इन हुज नेम। इससे मतलब नहीं है किसके नाम पे वो लिया गया हो या किसके पोजीशन पे वो मिली हो, इन सब से हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमें डिराइव्ड या ऑब्टेन्ड हो रही है फ्रॉम द कमीशन ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट और हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फंड ट्रेसेबल टू अ टेररिस्ट एक्ट, कोई फंड अगर ट्रेस हो रहा है उससे एक्वायर हुआ है, या फिर कोई डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड हुआ है टेररिस्ट एक्ट करने से, तो वो इंक्लूड होगा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म में। इससे मतलब नहीं है किसके नाम पे लिया गया, किसके पोजीशन पे। ठीक, और any property which is being used or intended to be used for a terrorist act for the purpose of individual terrorist और terrorist gang और terrorist organization। अब वो प्रॉपर्टी यूज़ हो चुकी है या उसको यूज़ किया गया है टेररिस्ट एक्ट के लिए, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल कोई टेररिस्ट है उसके लिए, या टेररिस्ट गैंग है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, तो वो भी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म में आएगी। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या आता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट द एक्सप्रेशन प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। वही है, प्रोसीड्स मतलब क्या, आप वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो इस इंटेंशन से कि आप टेररिज्म कर सको, यूज्ड फॉर टेररिज्म। ठीक है, तो ये आपका था प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म क्लॉज जी। अब आ जाओ क्लॉज एच, प्रॉपर्टी। Property means property and assets of every description, whether corporeal, incorporeal, movable, immovable, tangible, intangible, legal document, deeds, instrument, in any other form. ठीक है, but not limited to electronic or digital, evidencing title to interest in such property or asset by means of bank credit, travelers check, bank check, money order, shares, securities, bond, draft, letter of credit, cash and bank account, including fund, however acquired। अब इतना लंबा चौड़ा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 याद कर लो, एक्सेट्रा लिख लेना, बस हो गया। तो प्रॉपर्टी मतलब क्या, अब हम टेररिस्ट एक्ट कमिट कर रहे हैं, तो अगर हम टेररिस्ट एक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी कैसी होगी, कोई भी डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी हो सकती है ना, वो तो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल ही हो। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी, इवेंट, कोई डीड या इंस्ट्रूमेंट आपने साइन किया, कुछ भी, सब प्रॉपर्टी में आएगा। जितनी चीज़ें अभी तक तुमने पढ़ी हैं सब प्रॉपर्टी में डाल दो।
ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में ही मिला हो, ठीक है। वो बैंक क्रेडिट में भी मिल सकता है, ट्रैवलर चेक में भी, बैंक चेक हो, कोई शेयर्स हो, सिक्योरिटी हो, मनी ऑर्डर हो, कैश और बैंक अकाउंट हो, कोई भी फंड जो आपने किसी भी तरीके से एक्वायर किया है वो आपकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये है क्लॉज एच। अब क्लॉज एल, टेररिस्ट गैंग कौन होगा? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कोई भी एसोसिएशन, चाहे सिस्टमैटिक वे में या अदरवाइज, कंसर्न या इन्वॉल्व है किसी भी टेररिस्ट एक्ट में। ऑर्गेनाइजेशन अलग हो जाता है, गैंग मतलब 4-5 बंदे मिल करके कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपरली उसी चीज़ के लिए ही काम करती है, आपको गन प्रोवाइड करेगी, आपको काम सिखाएगी, आपको ट्रेन करवाएगी, कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर द सेम नेम एज द ऑर्गेनाइजेशन सो लिस्टेड, ठीक है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अनलॉफुल एक्टिविटी। अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब क्या हो सकता है? आप खुद सोचो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी एक्टिविटी, तो वो लॉफुल हो जाती है, लेकिन वही आप किसी और तरीके से कर रहे हो, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, तो वो अनलॉफुल हो जाती है। अब इसके एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अनलॉफुल एक्टिविटी इन रिलेशन टू individual or association means any action taken by such individual or association whether by words, act, either spoken, written, sign or visible representation or otherwise, intended or supports any claim to bring about on any ground the secession of a part of the territory or the secession of a part of the territory of India from the Union or which incite any individual or group of individual to be secession and secession or, ठीक है। मतलब कि वो अनलॉफुल एक्टिविटी वो किसी इंडिविजुअल और एसोसिएशन से रिलेटेड हो और उस इंडिविजुअल और एसोसिएशन ने कोई एक्शन लिया हो। अब वो एक्शन एक्ट के थ्रू हो, वर्ड्स के थ्रू हो, इधर स्पोकन और रिटन, साइन या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो और अदरवाइज इंटेंडेड है या आपका इंटेंशन है या कोई क्लेम सपोर्ट कर रहे हो आप कि आपको पार्ट ऑफ इंडिया से सीट करना है या पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ द यूनियन का सेसेशन करना है, या आप किसी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इंसाइट कर रहे हो कि आप सेसेशन करो, और विच डिस्क्लेम, क्वेश्चन, डिसरप्ट और इंटेंडेड टू डिसरप्ट। अगर कोई डिस्क्लेम कर रहा है या क्वेश्चन कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है या उसका इंटेंशन है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है सोवनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और विच कॉजेज और इंटेंडेड टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो हमने अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या पढ़ा? तोड़ तोड़ के पढ़ो इसको, कैसे याद करना है हमें कि अनलॉफुल एक्टिविटी इन रिलेशन टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज एसोसिएशन मीन्स एनी एक्शन टेकन बाय सच इंडिविजुअल और एसोसिएशन ईदर बाय एक्ट, वर्ड्स, either is spoken or written, sign or visible representation or otherwise, which is intended or support a claim to bring about or any ground the secession of a part of territory of India, secession of a part of territory of India from Union, or inside any individual or group of individual for such secession, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है? डिस्क्लेम, क्वेश्चन और डिस्टर्ब कर रहे हो या आपका इंटेंशन है कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो सोवनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और कॉज या फिर इंटेंट कर रहे हो टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, तो वो आपके अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। वाई आई एम गिविंग सच सो मच ऑफ फोकस ऑन दिस डेफिनेशन, बिकॉज ये डेफिनेशन याद आपको करनी है, तो मैं आपको हैंड टू हैंड याद करवा दे रही हूँ, ठीक है। ये लेक्चर बड़ा हो सकता है आपका, क्योंकि मैं वन शॉट में इसे कंप्लीट करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि 1-2 लेक्चर इसका लिया जाए, इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक 1 or 2 लेक्चर, आई विल कंप्लीट इन 1 सेशन ओनली, ओके। अब आ जाओ पी, अनलॉफुल एसोसिएशन। पी, clause P means any association who has for its object any unlawful activity or which encourages or aids person to take any unlawful activity or which the member undertakes such activity। unlawful association मतलब कौन? आप एसोसिएशन आप बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? ताकि आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर भी सको और इनकरेज या एड करो अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। और क्या कह रहा है? which has for its object any activity which is punishable under section 153A और 153B of IPC। अब ये 196 और 197 हो गया आपका BNS का, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से कि आप ऑब्जेक्ट आपका क्या है कि वो एक्टिविटी करो जो पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A 153B ऑफ IPC, या इनकरेज या एड करो मेंबर्स को, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सब क्लॉज 2 शैल अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये आपका क्या है डेफिनेशन अनलॉफुल एसोसिएशन। 2 चीज़ हैं, आप अनलॉफुल एक्टिविटी करो या इनकरेज एड करो, और या फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि 153A 153B IPC का वो एक्ट करो
इनकरेज या एड करो। अगर आप आईपीसी का भी सेक्शन लिखते हैं तो नो इशू, उसके साथ साथ अगर आप बीएनएस का आपको याद है तो आप लिख लो, और अगर आप सिर्फ बीएनएस का लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू, मार्क्स आपको दोनों में मिलने हैं, ठीक है। तो ये था आपका डेफिनेशन पोर्शन। हमने ईए में इकोनॉमिक सिक्योरिटी पढ़ा, ठीक है, ईए, फिर ईसी में पर्सन, जी में प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, एच है प्रॉपर्टी, एल है टेररिस्ट एक्ट, एम है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ओ है अनलॉफुल एक्टिविटी, पी है अनलॉफुल एसोसिएशन। अब आते हैं हम चैप्टर 2 अनलॉफुल एसोसिएशन। तो कोई भी एसोसिएशन अनलॉफुल है तो वो कौन बताएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसोसिएशन जो है वो अनलॉफुल है कि नहीं है। तो सेक्शन 3 बताता है कि उसका डिक्लेरेशन कौन करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ओपिनियन में है कि कोई एसोसिएशन है, ठीक है, या बन गई है कोई अनलॉफुल एसोसिएशन, तो बाय नोटिफिकेशन वो डिक्लेयर कर देगा उस एसोसिएशन को एज टू बी अनलॉफुल। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो ग्राउंड्स बताएगा कि किस ग्राउंड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एसोसिएशन अनलॉफुल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्लोज करेंगे फैक्ट, एनी फैक्ट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन वो फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक। थर्ड क्लॉज कहता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है तब तक के लिए नहीं होगा specified, the notification shall have effect until tribunal has by an order made under section 4 confirm the declaration। नोटिफिकेशन में तब तक नहीं आएगा जब तक कि ट्रिब्यूनल जो है सेक्शन 4 में वो कंफर्म नहीं कर देती है डिक्लेरेशन को कि हाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एसोसिएशन को कि वो अनलॉफुल एसोसिएशन है, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन की सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है कि वो रेंडर कर दे गवर्नमेंट कि उस एसोसिएशन को डिक्लेयर करते विद इमीडिएट इफेक्ट अनलॉफुल for reasons to be stated in writing shall subject to any order made by under section 4 have effect from the date of its publication। अगर immediate effect है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। एवरी सच नोटिफिकेशन शैल इन एडिशन टू इट्स पब्लिकेशन पब्लिश्ड की जाएगी इन नॉट लेस देन 1 डेली न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेशन इन द स्टेट इन विच द प्रिंसिपल ऑफिस इज सिचुएटेड, ठीक है, कि उस एसोसिएशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है। कोई भी कॉपी एफिक्स की जाएगी नोटिफिकेशन की उस ऑफिस के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में, और सर्व की जाएगी कॉपी वेयर पॉसिबल ऑन द प्रिंसिपल ऑफिस बेयरर, और बाई प्रोक्लेमिंग द बाई बीट ऑफ ड्रम लाउड स्पीकर द कंटेंट ऑफ द नोटिफिकेशन, ठीक, या फिर एनी अदर मैनर, ठीक है। तो सेक्शन 3 सिर्फ सिंपल वे में क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करेगी, नोटिफाई करेगी। नोटिफाई करने से पहले जो ट्राइब्यूनल है वो कंफर्म करेगी कि वो एसोसिएशन अनलॉफुल एसोसिएशन हो गई है। अगर इमीडिएट इफेक्टेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत नोटिफाई कर देगी। जो भी नोटिफिकेशन होगा पब्लिकेशन के साथ साथ किसी एक डेली न्यूज़पेपर में भी जाएगा, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाएगा इन विच द प्रिंसिपल ऑफिस इज सिचुएट, और क्या और ऑल और एनी ऑफ द मोड्स में बी फॉलोड, क्या क्या मोड्स फॉलो होंगे, या तो आप उस प्रिंसिपल ऑफिस के किसी एक कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में वो नोटिफिकेशन आप फिक्स कर दो, या आप ऑफिस बेयरर जो है उनको दे दो, या आप बीट ऑफ ड्रम के थ्रू प्रोक्लेमेशन बताओ कि हाँ ये एसोसिएशन अनलॉफुल हो गई है, या लाउड स्पीकर से नोटिफिकेशन के कंटेंट बताओ, या कोई भी मैनर में, ठीक। अब सेक्शन 3 में हमने सेक्शन 4 की बात की गई है। तो सेक्शन 4 क्या कहता है, रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल where any association has been declared unlawful by notification issued under subsection 1 of section 3, central government shall within 30 days from the date of publication of the notification refer the notification to the tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring association unlawful। सिंपल लैंग्वेज में यही बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन जो जारी करने से पहले, ठीक है, वो क्या करेगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन ट्राइब्यूनल को देगी कंफर्मेशन के लिए कि आप कंफर्म बताओ क्या सफिशिएंट कॉज है उस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करने के लिए। अब जो ट्राइब्यूनल है वो क्या करेगी, कॉल करेगी एसोसिएशन को इफेक्टेड बाय द नोटिस इन राइटिंग कि वो शो कॉज करे विद इन 30 डेज कि आपके एसोसिएशन को हम अनलॉफुल क्यों डिक्लेयर नहीं कर सकते। आफ्टर कंसिडरिंग द कॉज, अगर कोई एसोसिएशन शो करती है या ऑफिस बेयरर या कोई भी मेंबर, जो ट्राइब्यूनल है वो इंक्वायरी होल्ड करेगा वैसे जैसे सेक्शन 9 में है। आफ्टर कॉलिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी ऑफिस बेयरर डिसाइड करेंगे कि सफिशिएंट कॉज है या नहीं है उस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करने में एज एक्सपीडियसली पॉसिबल विद इन 6 मंथ, ठीक है, या तो कंफर्म कर देंगे या तो कैंसिल कर देंगे 6 मंथ में। जो ऑर्डर होगा वो पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल की बात की गई है तो आओ सेक्शन 5 में हम जानते हैं कि ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है ट्रिब्यूनल, वो होगी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल,
कंसिस्ट होगा एक पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड अनलेस ही इज़ अ जज ऑफ हाई कोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हाई कोर्ट का जज होना चाहिए. ही इज़ अ जज ऑफ हाई कोर्ट. ही इज़ अ जज ऑफ हाई कोर्ट. इफ़ फॉर एनी रीज़न वैकेंसी अदर देन टेम्परेरी एब्सेंट अकर, तो किसी और पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी. और जो स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट अवेलेबल करेगी स्टाफ के लिए भी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, जो ट्राइब्यूनल के पास पावर क्या होगा कि वो अपने ओन प्रोसीजर को रेगुलेट करे, ठीक है, और अपना खुद का प्लेस ऑफ सिटिंग भी डिसाइड कर सकती है. जो ट्रिब्यूनल है जब इंक्वायरी करती है तो उसके पास सेम पावर होती है जैसे एक सिविल कोर्ट के पास होती है सीपीसी में, जब वो कोई भी सूट ट्राई करता है. अब जानते हैं क्या क्या पावर होती है. समन करना, इन्फोर्स करना, विटनेस की अटेंडेंस को उसको एग्जामिन करना ओथ पे, डिस्कवरी करना, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, रिसेप्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को हम एफिडेविट में लेंगे, रिक्वेश्चनिंग ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड, इशूइंग ऑफ एनी कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी आपकी. और ट्राइब्यूनल के पास ट्राइब्यूनल क्या होगी, शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट. ठीक है, तो ये थे आपके सेक्शन 5. सेक्शन 3 में हमने डिक्लेयर किया. 4 में हमने क्या किया, रेफरेंस टू ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट देगा. ट्राइब्यूनल क्या करेगी, शो कॉज नोटिस देगी. शो कॉज नोटिस के बाद हियरिंग करने के बाद ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगी कि आपका ये जो है, डिसाइड करेगी या तो कैंसिल कर देगी या तो कंफर्म कर देगी विद इन 6 मंथ. ठीक है, फिर इनका जो ऑर्डर होगा वो पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में. अब जो ट्राइब्यूनल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एक ही पर्सन होगा उसमें, और ट्राइब्यूनल का नाम होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल. और जो भी वैकेंसी होगी वो टेम्प्रेरी अगर एब्सेंस होती है उस पर्सन की तो कोई और पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा. स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाएगा. और पावर उनका खुद का प्रोसीजर होगा होल्डिंग ऑफ सिटिंग के साथ. और इनकी जो पावर होगी वो सिविल कोर्ट की तरह होगी, जैसे सिविल कोर्ट की होती है. समन करना, ठीक है, डिस्कवरी करना, एविडेंस को एफिडेविट में लेना, रिक्वेश्चनिंग यानी पब्लिक रिकॉर्ड या कोई कमीशन इशू करना. ट्राइब्यूनल जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, ट्राइब्यूनल में जो प्रोसीडिंग्स होंगी, और डीम टू बी अ सिविल कोर्ट. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको. सेक्शन 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है. ठीक है, अब पीरियड ऑफ ऑपरेशन और कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन. अब जो भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 3 में उसका क्या पीरियड होगा, तो वो 5 ईयर्स तक के लिए रिमेन होगा. ये आप शॉर्ट तरीके से, जैसे अगर आपको मान लीजिए अनलॉफुल एसोसिएशन का डिक्लेरेशन आता है क्वेश्चन, तो सेक्शन 3, 4, 5 तो लिखेंगे, प्लस आप लिख सकते हैं कि अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन कि आप जो पीरियड होगा वो 5 ईयर्स का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद से या एप्लीकेशन कोई करता है, किसी भी टाइम पे वो कैंसिल भी कर सकती है नोटिफिकेशन. ठीक है, वेदर और नॉट डिक्लेरेशन मेड हैज़ बीन कन्फर्ड बाय द ट्रिब्यूनल. ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया है या नहीं किया है, तो आप सेक्शन 6 भी लिख सकते हो. उसमें यहाँ पे लिख दो रेड विथ सेक्शन 6. ठीक है, कैंसिलेशन पीरियड ऑफ ऑपरेशन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन बिकम्स इफेक्टिव. अब पावर टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ फंड ऑफ अनलॉफुल असेंबली. क्या कह रहा है, कोई भी एसोसिएशन अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की सेटिसाइड है कि हाँ वो एसोसिएशन आपकी अनलॉफुल है, तो कोई भी पर्सन जिसके पास मनी, सिक्योरिटी या क्रेडिट है जो वो यूज़ कर रहा था अनलॉफुल एसोसिएशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी राइटिंग में, उस पर्सन को प्रोहिबिट कर देगी कि तुम डिलीवर, ट्रांसफर या अदरवाइज डील नहीं करोगे उस एसोसिएशन से. और जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है शैल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन सो प्रोहिबिटेड. अब इसका मैंने देखो सेक्शन 11 लिखा है कि सेक्शन 11 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, तो सेक्शन 11 में इसकी क्या पनिशमेंट दी है, 3 ईयर और फाइन और बोथ. ठीक है, 3 ईयर और फाइन और बोथ, ये आपका सेक्शन 11. पेनल्टी फॉर डीलिंग विद फंड्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली. सेक्शन 7 क्लॉज 1 में किसी पर्सन को अगर बोला है कि आप फंड नहीं रेज करेंगे या ट्रांसफर नहीं करेंगे कोई भी मनी, सिक्योरिटी या क्रेडिट, अगर आप फिर भी देते हैं तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी, 3 ईयर और फाइन और बोथ. ठीक है, ऑल्सो इम्पोज एन एडिशनल फाइन टू रिकवर फ्रॉम हिम अमाउंट ऑफ मनी और क्रेडिट मार्केट वैल्यू के हिसाब से. ठीक, अगर मान लो कोई मनी या सिक्योरिटी वगैरह दिया है तो उस केस में भी आप एडिशनल फाइन भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 7 का क्लॉज 1. अब सेक्शन 7 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे इंडोर्स अ कॉपी ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन टू एनी गैजेट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इट मे सेलेक्ट एंड सच कॉपी शैल बी वारंट सच ऑफिसर में एंटर. अब क्या है, यहाँ पे एंटर करेगा वो प्रीमाइसेस में जहाँ पे मनी, सिक्योरिटी रखी है या फिर क्रेडिट्स रखे हैं या कोई भी बुक या कोई एग्जामिन करेगा. ठीक है, किसी भी पर्सन से इंक्वायरी कर सकता है. ठीक है, और टचिंग द ओरिजिन ऑफ एनी डीलिंग्स विच द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे सस्पेक्ट. जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर होगा वो सर्व किया जाएगा फॉर द सर्विस ऑफ समन, और वेयर द पर्सन टू बी सर्व्ड इज अ कॉर्पोरेशन, कंपनी, बैंक और अदर एसोसिएशन, तो सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह को दिया जाएगा. ठीक है, जो भी पर्सन एग्रीव्ड होगा बाय अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर वो विद इन 15 डेज किसको नोटिस देगा, कहाँ पे जाएगा, मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा. ठीक है,
अब देखो, और नो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन शैल बी डाइवर्स्ड बाय गेजेटेड ऑफिसर विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किया गया इन्वेस्टिगेशन में, वो नोटिफिकेशन में आप तभी डाल सकते हो जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इंक्लूड कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे कोई पर्सन एक्नॉलेज करता है कि उसकी कोई लीगल लाइबिलिटी है पे करने के लिए, या पर्सन ऑब्टेन कर रहा है लीगल लाइबिलिटी राइट टू द पेमेंट ऑफ मनी। मतलब मेरी लीगल लाइबिलिटी है कि मैं मुझे देना है और आपका लीगल राइट है कि आपको लेना है, तो वो सिक्योरिटी है। ठीक है, तो सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुल एसोसिएशन को फंड्स प्रोवाइड करता है, तो अगर वो एसोसिएशन अनलॉफुल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्सन को बोलेगा कि आप फंड्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। इसमें आपका फाइन भी दिया जाएगा, 3 ईयर और फाइन और बोथ, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर से एक बार बताती हूँ, सेक्शन 7 में कुछ नहीं है। अगर मैं किसी भी एसोसिएशन को फंडिंग कर रही हूँ और वो एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अनलॉफुल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे प्रोहिबिट करेगी। अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में मुझे 3 ईयर और फाइन और बोथ फाइन लगेगा अंडर सेक्शन 11। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी एक ऑफिसर को, गेजेटेड ऑफिसर को बोलेगा, कॉपी ऑफ वारंट देगा कि तुम जाओ और बुक वगैरह को एग्जामिन करो, या कोई पर्सन ऑफिसर एजेंट सर्वेंट है उनसे इंक्वायरी लो, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेक्ट होता है तो वो इंक्वायरी वगैरह ले सकता है। जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो फॉर द सर्विस ऑफ समन वो सर्व्ड किया जाएगा उस पर्सन को जिसको प्रोहिबिट किया गया है, या कोई कंपनी एसोसिएशन वगैरह है तो उनके सेक्रेटरी वगैरह को दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पर्सन एग्रीव्ड होगा प्रोहिबिटरी ऑर्डर से, वो विदिन 15 डेज डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन डालेगा। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी ऑब्टेन किया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो पब्लिश नहीं करेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेता। सिक्योरिटी का मतलब वो कोई पर्सन एक्नॉलेज कर रहा है कि उसकी लीगल लाइबिलिटी है पे करने के लिए, और कोई पर्सन की लीगल राइट है कि वो पेमेंट ऑफ मनी उसको रिसीव हो, ऑब्टेन हो। ठीक है, अब आइए सेक्शन 8 देखते हैं कि पावर टू नोटिफाई प्लेसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन। तो इसमें भी कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। कोई हाउस, बिल्डिंग या टेंट को यूज़ किया जा रहा है तो नोटिफाई कर देगा कि वो अनलॉफुल एसोसिएशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि नोटिफिकेशन के बाद जो डीएम है विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे वो एरिया नोटिफाई किया गया है कि उस एरिया को यूज़ किया गया है एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन, तो डीएम जो होगा विद इन द लोकल लिमिट्स और एनी ऑफिसर by him in writing shall make a list of all movable properties other than wearing apparel, cooking vessel, bed and bedding, tool of artisan, implements of husbandry, cattle, grain and food stuff and such other article as he considered to be of trivial nature in the presence of 2 respectable witnesses। डीएम को लगता है कि कोई भी आर्टिकल्स जिनका लिस्ट है बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो वो ऑर्डर कर देगा, प्रोहिबिट कर देगा उस पर्सन को कि वो आर्टिकल्स यूज़ ना करें। डीएम देयर अपॉन मेक एन ऑर्डर कि कोई भी पर्सन who at the date of notification was not a resident in the notified place without the permission of DM enter। मतलब अगर वो पर्सन नोटिफाइड एरिया को बिलोंग नहीं करता है तो बिना डीएम के परमिशन के वो उस नोटिफाइड एरिया में एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, क्लॉज 5 कहता है अगर कोई भी पर्सन जिसको परमिशन ग्रांट किया गया है एंटर करने के लिए, तो वो पर्सन एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द परमिशन और कंप्लाई करेगा डीएम की ऑर्डर को। कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मे सर्च एनी पर्सन इंटरिंग और सीकिंग टू एंटर being or in it notified place and may detain such person। कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और कोई भी पर्सन ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, अगर कोई पर्सन एंटर करता है या एंट्री लेने की कोशिश करता है तो उसको डिटेन कर सकता है। कोई भी फीमेल नहीं की जाएगी डिटेन एक्सेप्ट बाय अ फीमेल। कोई भी पर्सन अगर नोटिफाइड है इन प्लेस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सबसेक्शन 4 तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा उस एरिया से। जो पर्सन एग्रीव्ड है अंडर सबसेक्शन 1 या 3 और 4 में, वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एप्लीकेशन देगा कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक है, कि फॉर डिक्लेरेशन दैट प्लेस हैज़ not been used for the purpose of unlawful association or for setting aside the order made under subsection 3 or subsection 4, and on receipt on the application of court district judge shall giving parties an opportunity of being heard decide the question। अगर कोई aggrieved person है उस नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है वो विद इन 30 डेज जो है डिस्ट्रिक्ट जज को अप्लाई करेगा, इसलिए कि आपने जो एरिया पर्सन को फॉर द डिक्लेरेशन कि पर्सन को यूज़ प्लेस को यूज़ नहीं किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन और फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर सबसेक्शन 3 या 4 में किया गया हो तो उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, और उस रिसिप्ट पे एप्लीकेशन पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देने के बाद डिसाइड करेगा क्वेश्चन को। तो ये था आपका सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है कि सिंपल सा सेक्शन 8 यही कहता है कि अगर कोई प्लेस को नोटिफाई करना है कि अनलॉफुल एसोसिएशन के लिए यूज़ किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्लेस को नोटिफाई कर सकता है। तो जो डीएम है वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को बनाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस। डीएम क्या करेगा, वो आर्टिकल सीज करने के बाद वो पर्सन को बोलेगा कि आप ये आर्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। और डीएम अगर
चाहे अगर कोई पर्सन वो एरिया का रेसिडेंट नहीं है उसको प्रोहिबिट कर देगा कि आप एंट्री नहीं ले सकते, तभी लोगे जब आपको परमिशन दे दिया जाएगा और वो पर्सन कंप्लाई करेगा ऑर्डर को। कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर या कोई ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज किया गया है वो डिटेन कर सकता है किसी भी पर्सन को कि जो पर्सन एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या एंटर ले लेता है विदाउट एनी परमिशन। कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रवीन करता है सबसेक्शन 4 को मतलब कि आप वहाँ के एरिया के नहीं हो फिर भी आप एंट्री करते हो, तो उस केस में उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्लॉज 8 बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ सबसेक्शन 1 और 3 और 4 तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के डीएम के पास जाएगा, विद इन 15 डेज एप्लीकेशन बनाएगा कि वो एरिया को जो डिक्लेयर किया गया है वो अनलॉफुल पर्पस के लिए एसोसिएशन के लिए यूज़ नहीं होता है, और बोलेगा कि आप सबसेक्शन 4 में जो आपने ऑर्डर किया है उसको सेट असाइड करने के लिए डीएम हर्ट करेगा और डिसाइड करेगा क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 था। डिक्लेरेशन ट्रिब्यूनल बताएगी, कंफर्म करेगी ट्राइब्यूनल कौन होगी। अब डिक्लेरेशन सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 6 भी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 6 में क्या आता है, टाइम पीरियड 5 साल, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 कि आप जो भी फंड्स दे रहे हो वो फंड्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक। और सेक्शन 8 अगर कोई प्लेस को नोटिफाई करना है अनलॉफुल एसोसिएशन की तरह, ठीक है। तो ये आपके 2 चैप्टर हो गए। अब ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ क्या क्या है ये हम ऊपर से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पेनाल्टीज़ ऑफेंसेस वगैरह के हैं, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ सेक्शन 8 तक जो पढ़ा है। सेक्शन 9 में प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, अगर कोई भी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करना है तो प्रोसीजर जो CPC में है वही अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये बस इतना ही है। और जो ट्राइब्यूनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। आइए चैप्टर 3 पढ़ते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी। पेनाल्टी फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर कोई भी एसोसिएशन उसको डिक्लेयर कर दिया है अनलॉफुल बाय नोटिफिकेशन जो सेक्शन 3 में इशू किया गया है, तो जो पर्सन है हु इज़ और कंटिन्यूज़ टू बी अ मेंबर, और अगर टेक पार्ट करता है या कॉन्ट्रीब्यूट रिसीव या सॉलिसिट करता है कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन या किसी भी तरीके से असिस्ट करता है एसोसिएशन के ऑपरेशन को, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, एक्सटेंड टू 2 ईयर प्लस फाइन, ठीक है। क्लॉज 2 कह रहे हैं कोई भी पर्सन हु इज़ और कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन और वॉलंटरी डज एनी एक्ट एडिंग और प्रमोटिंग इन एनी मैनर द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एसोसिएशन इन ईदर केस, अगर वो कोई एड कर रहा है, ठीक है, एड या प्रमोट कर रहा है या तो कोई अनलाइसेंस्ड फायर आर्म एमिनेशन एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस वगैरह दे रहा है जिससे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ या ग्रीवियस इंजरी हो रही है किसी पर्सन को या डैमेज टू प्रॉपर्टी हो रहा है, अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उस केस में डेथ लाइफ इम्प्रिजमेंट फाइन है, अदर केस में 5 ईयर से लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। तो अगर कोई पर्सन मेंबर है जानते हुए भी कंटिन्यू कर रहा है या टेक पार्ट या असिस्ट कर रहा है या कंट्रीब्यूट रिसीव कर रहा है या सॉलिसिट कर रहा है, तो उस केस में 2 ईयर प्लस फाइन है। और अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, जिससे अनलाइसेंस्ड आर्म्ड एमिनेशन लेता है जिससे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी होता है, तो डेथ के केस में डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट फाइन, और अदर केस में 5 ईयर से लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, ठीक। अब ये तो वही है जो हमने सेक्शन 7 क्लॉज 1 के साथ मिला था, तो उसमें अगर कोई भी पर्सन फंड दे रहा है तो उस केस में 3 ईयर और फाइन और बोथ है, ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेक्शन 8 क्लॉज 3 को। सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या है जो हमने पढ़ा था, इसमें कोई भी एरिया को नोटिफाई करता है कि आर्टिकल्स नहीं ले सकता है कोई भी पर्सन, तो उस केस में इसकी पनिशमेंट कितनी है, उस केस में 1 ईयर एंड फाइन है। अगर कोई नोइंगली विलफुली अटेम्प्ट करता है, एंट्री करता है 8 क्लॉज 4 में, हमने 8 क्लॉज 4 में पढ़ा था ना कि आप वहाँ एरिया के नोटिफाइड रेजिडेंट अगर नहीं है तो आप विदाउट परमिशन एंट्री नहीं ले सकते। अगर इन केस कोई पर्सन एंट्री लेता है तो उस केस में पनिशमेंट क्या है, 1 ईयर एंड प्लस फाइन है, ठीक। पनिशमेंट क्या होगी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए, कोई भी पर्सन अगर टेक पार्ट करता है या कमिट करता है, एडवोकेट करता है, अबेट, एडवाइज या इंसाइट करता है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उस केस में 7 ईयर प्लस फाइन। और इन एनी वे असिस्ट करता है उस एसोसिएशन को, असिस्ट करता है कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी उस एसोसिएशन को जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस केस में 5 ईयर और फाइन और बोथ। लेकिन ये जो सेक्शन है वो उस ट्रीटी एग्रीमेंट या कन्वेंशन पे अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ किसी और कंट्री की गवर्नमेंट के साथ कन्वेंशन किया होगा, तो ये सेक्शन वहाँ अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, ठीक है। सेक्शन 14 कहता है आपका, ठीक है। तो ये पेनाल्टी क्या था 10 से लेकर के सेक्शन 14 तक। तो आपका पेनाल्टी एक बार फिर से हम बता देते हैं। 10 के केस में कोई मेंबर वगैरह असिस्ट कर रहा है या आपका कंट्रीब्यूट रिसीव या सॉलिसिट कर रहा है या टेक पार्ट कर रहा है या कंटिन्यू है, तो उस केस में 2 ईयर प्लस फाइन। और अगर कोई अनलाइसेंस्ड आर्म वगैरह लेता है तो उस केस में अगर डेथ होती है तो डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजमेंट, फाइन, और अदर केस में 5 ईयर लाइफ इंप्रिजमेंट। 11 में क्या है कि अगर आप फंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 ईयर और फाइन और बोथ है। 12 में क्या, अगर आप 8 क्लॉज 3 का कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं या 8 क्लॉज 4 का कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें 1 ईयर प्लस फाइन है।
13 में क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन टेक पार्ट करता है, एडवोकेट, अबेट या एडवाइस करता है, इंसाइट करता है अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, तो 7 ईयर प्लस फाइन है। अगर उस केस में असिस्ट करता है अनलॉफुल एक्टिविटी उस एसोसिएशन को जो डिक्लेयर्ड हो गई है अनलॉफुल, उस केस में 5 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक, अब और सेक्शन 14 कॉग्निजेबल हो गया जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में होंगे। ठीक है, अब आइए पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। सेक्शन 15 क्या कहता है? टेररिस्ट एक्ट। तो टेररिस्ट एक्ट क्या है? जो सेक्शन आपका 13 में जो डेफिनेशन है वही सेक्शन आपके 15 में भी डेफिनेशन है। टेररिस्ट एक्ट क्या है? कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है इस इंटेंट से कि वो थ्रेटन करे या लाइकली टू थ्रेट करे क्या? यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, इंटेंट टू स्ट्राइक अ टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक अ टेरर टू पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया और फॉरेन कंट्री। कोई भी बॉम्ब वगैरह यूज़ कर रहा है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, जिसकी वजह से डेथ या इंजरी हो रही है, प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, या कोई भी डिस्ट्रप्शन या सप्लाई और एसेंशियल सर्विसेज जो है लाइफ को जो प्रोवाइड करता है उसमें डिस्ट्रप्शन ला रहा है, मॉनिटरी स्टेबिलिटी को डैमेज कर रहा है, या डिस्ट्रक्शन डैमेज कर रहा है प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, या ओवरऑल कर रहा है क्रिमिनल फोर्स करके या क्रिमिनल फोर्स दिखा के, या अटेम्प्ट कर रहा है कि आप पब्लिक फंक्शनरी नहीं कर सको, मतलब डेथ कर रहा है किसी भी पब्लिक फंक्शनरी को, या डिटेन, किडनैप, अबडक्ट कर रहा है कोई पर्सन को, थ्रेट टू किल या इंजर कर रहा है जो कंपेल करेगा कि उस पर्सन को थ्रेट कर रहे हैं, मतलब या आप किडनैप अबडक्ट कर रहे हो उस पर्सन को ताकि आप गवर्नमेंट जो है उसको जो है कंपेल कर सको कि वो काम करे। ठीक है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, तो वो टेररिस्ट एक्ट होता है। ठीक है, तो टेररिस्ट एक्ट में आपको ये ऐसे क्लॉज वाइज नहीं लिखना है, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स डालिए और ये सब चीज़ें लिखिए। आपका कंटेंट मैटर करता है, ना कि आपका क्लॉजेस मैटर करेगा कि आपको ईच एंड एवरी क्लॉज आपको रटा होना चाहिए। क्लॉज ए ये है, ए के अंदर 1 2 3 4 पॉइंट्स ये कहता है, नहीं। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है कि टेररिस्ट एक्ट क्या है? अगर कोई भी पर्सन इंटेंट टू थ्रेट और लाइकली टू थ्रेट द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेट करता है, या इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर टू एनी पर्सन और पीपल ऑफ इंडिया इन एनी फॉरेन कंट्री, बॉम्ब यूज़ करता है, डायनामाइट या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ कर सकता है जिससे ह्यूमन का लाइफ इन डेंजर हो, डेथ हो, प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो, या आपके एसेंशियल जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं उसमें डिस्ट्रप्शन हो, या कोई आपका मॉनेटरी स्टेबिलिटी डैमेज हो, या डैमेज डिस्ट्रक्शन हो प्रॉपर्टी को, या क्रिमिनल फोर्स और यूज़ कर रहे हो किसी पर्सन पे जो पब्लिक फंक्शनरी जो अपना कर रहा है। ठीक है, या आप किडनैप अबडक्ट कर रहे हो कंपेल करने के लिए गवर्नमेंट को कि वो गवर्नमेंट कोई काम करे जो वो नहीं करना चाहती। ठीक है, पब्लिक फंक्शनरी मतलब क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर दे। ठीक, अब इसमें क्या गया? टेररिस्ट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस विद इन द स्कोप एंड डिफाइंड। तो आपका ये टेररिस्ट एक्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 15 में। अब इसी टेररिस्ट एक्ट का पनिशमेंट क्या है? अगर कोई भी पर्सन टेररिस्ट एक्ट करता है, अगर डेथ होती है तो डेथ के केस में आप जानते हैं, डेथ के केस में आपका क्या होगा? डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। अदर केस में क्या होगा? वैसे ही सेम पनिशमेंट है, 5 ईयर से लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। वही सेम पनिशमेंट है जो आपका यहाँ पे पनिशमेंट दिया है 10 क्लॉज बी में। ठीक है, ये पनिशमेंट है। अब इसमें और भी कई सारे ऐसे पनिशमेंट्स दिए हुए हैं टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड कि अगर आप ये सारा चीज़ करते हैं तो उस हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। ये जो अदर सेक्शन है इन्हें जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें डीप में जाना नहीं है। देखो, पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट। अगर कोई पर्सन फंड रेज कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहा है या कोई भी फंड्स को कलेक्ट वगैरह कर रहा है पार्टली या फुली किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या गैंग के लिए या इंडिविजुअल टेररिस्ट के लिए, तो उस केस में 5 ईयर लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। ठीक है, अब कॉन्स्पिरेसी के लिए केस में भी वही सेम पनिशमेंट है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अटेम्प्ट टू कमिट, एडवोकेट, अबेट, एडवाइजेस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंग, फैसिलिटेट कर रहा है, तो उस केस में भी 5 ईयर लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन है। ऑर्गेनाइज कर रहा है टेररिस्ट कैंप को तो सेम पनिशमेंट है। रिक्रूट कर रहा है किसी पर्सन को तो भी सेम पनिशमेंट है। तो सेक्शन 17, 18, 18A, 18B 5 ईयर लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। ठीक है, इनकी पनिशमेंट सबकी क्या है? सेम है। अब कोई भी पर्सन हार्बर कर रहा है, अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली किसी को हार्बर कर रहा है या कंसील कर रहा है किसी भी पर्सन को, उसको पता है कि वो पर्सन टेररिस्ट है, तो उस केस में 3 ईयर प्लस लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन है। ठीक है, ये सेक्शन वहाँ अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पे हार्बर कंसीलमेंट स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। अगर कोई स्पाउस अगर कर रहा है किसी अपने स्पाउस के लिए, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता है। अगर कोई मेंबर है टेररिस्ट गैंग ऑर्गेनाइजेशन का या कोई प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म को होल्ड कर रहा है, तो उस केस में लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन है। अगर कोई विटनेस को थ्रेट कर रहा है, ठीक है, या मे बी इंटरेस्टेड विद वायलेंस, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, कन्फाइन कर रहा है, ठीक है, तो 3 ईयर प्लस फाइन है। तो ये आपकी पनिशमेंट, ये कुछ पनिशमेंट्स है। और देख लो कंपनीज और ट्रस्ट की पनिशमेंट क्या है? 7 ईयर लाइफ, ये छोड़ो हटाओ। और तो
हो गया, ये तो रहने दो, इन्हांस पेनल्टी ये छोड़ो, ठीक है। तो टेररिस्ट एक्ट कहाँ है? टेररिस्ट एक्ट 15 में है, उसकी पनिशमेंट टेररिस्ट एक्ट की 16 में दी गई है। अगर आपको आंसर लंबा करना है तो आप लिख सकते हो कि फंड रेज करते हैं या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कोई, या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है कैंप या रिक्रूट कर रहा है, तो उस केस में 5 ईयर लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस फाइन है। 19 कोई हार्बर कर रहा है, 3 ईयर लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस फाइन है, ठीक है। टेररिस्ट गैंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है, तो उस केस में लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस फाइन है। और किसी विटनेस को थ्रेटन कर रहे हैं तो 3 ईयर प्लस फाइन, ठीक है। तो ये टेररिस्ट एक्ट का आपका ये चैप्टर है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, ठीक है, कि पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्ट कौन है, उनकी पनिशमेंट क्या है और वेरियस प्रोविजंस में उनकी क्या क्या पनिशमेंट है, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 5 है फोरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म और एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। कोई भी अगर प्रॉपर्टी जो है यूज़ किया जा रहा है टेररिज्म के लिए तो उसका क्या फोरफीचर होगा, तो वो सेक्शन 24A है। कोई भी पर्सन होल्ड नहीं करेगा कोई या पोजेशन में नहीं लेगा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज G में। प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की क्या है, तो वही प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म कोई भी पर्सन होल्ड नहीं करेगा या पोजेस नहीं करेगा। प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अगर वेदर हेल्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट गैंग और एनी अदर पर्सन वेदर और नॉट सच टेररिस्ट और अदर पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड शैल बी लाइबल फॉर फोरफीटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो फोरफीचर किसको किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सेक्शन 24A है। 25 क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है और अपील जो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अगेंस्ट किसके पास जाएगी, तो ये हमारा सेक्शन 25 बताता है। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्पस। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंस अगर कमिट कर रहा है चैप्टर 4 या 6 में, उसको रीज़न टू बिलीव है कि तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट इन विच सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जो डीजीपी जो हैं उनकी रिटर्न अप्रूवल लेंगे। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है फोरफीट करनी, कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग जो है अगर उनको रीजन टू बिलीव है इन रिलेशन टू विच इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा रिप्रेजेंट प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, वो प्रायर अप्रूवल राइटिंग में लेंगे डीजीपी से जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है। और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट अगर हो रहा है बाय द ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वो प्रायर परमिशन किससे लेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ऑर्डर करेंगे सीजिंग सच प्रॉपर्टी, अगर सीजेबल नहीं है तो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विद इन 48 आवर्स ऑफ द सीजर और अटैचमेंट। जैसे ही प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी और अटैच हो जाएगी तो वैसे ही विद इन 48 आवर्स डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को कौन बताएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी बिफोर होम जिसके पास सीज या अटैच प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की गई है या तो वो कंफर्म कर देगा या तो वो रिवोक कर देगा विद इन 60 डेज। प्रोवाइडेड क्या है कि अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा उस पर्सन को कि वो रिप्रेजेंट करे कि क्यों उसकी प्रॉपर्टी जो है नहीं दी जाए। हुज प्रॉपर्टी इज बीइंग सीज्ड और अटैच्ड शैल बी गिवन, उसको रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अटैच किया गया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के थ्रू, तो वो प्रोड्यूस किया जाएगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब नोटिफाई कर देगा अपने रिपोर्ट में एंड प्लेसेस इट एट द डिस्पोजल ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा वो सीज और डिटेन कर सकता है कोई भी कैश को, ठीक है। अगर वो कैश टेररिज्म के लिए यूज़ हो रहा है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी कैश सीज किया गया है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स बिगनिंग विद द टाइम जब सीज किया गया है। अनलेस मैटर इन्वॉल्व ये नहीं कर रहा है कि जो कैश इज बिफोर द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और अथॉरिटी पास करती है ऑर्डर अलाउ इट्स रिटेंशन बियॉन्ड 48 आवर्स। कैश का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई कॉइन, नोट, करेंसी, पोस्टल ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स, बैंकर ड्राफ्ट्स, सच अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। यहाँ तक समझ में आया क्लॉज 1 to 5 में क्या बोल रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर लगता है कोई प्रॉपर्टी सीज करनी है, ठीक है, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी सीज करनी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस केस में दोनों लोग अपने डायरेक्टर जनरल जो होंगे उनसे परमिशन लेंगे। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीज करने के बाद ड्यूली इन्फॉर्म करेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को विद इन 48 आवर्स कि उसने सीज या अटैच कर दिया है। डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, या तो कंफर्म करेगी या तो रिवोक कर देगी विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। अब लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि जिसकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है। अब इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सीज होगी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब सीज या डिटेन करेगा कैश को, तो उस केस में मतलब कैश को भी डिटेन कर सकता है अगर वो कैश टेररिज्म के पर्पज़ के लिए हो या फिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा हो। और कैश जो भी सीज किया गया है बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो रिलीज़ कर दिया जाएगा विद इन पीरियड ऑफ 48 आवर्स, जब तक कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑर्डर नहीं देता है कि आप बियॉन्ड 48 आवर्स तक रख सकते हैं। कैश मतलब कोई भी कॉइन, नोट, करेंसी, पोस्टल ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, ये सब बैंकर्स ड्राफ्ट। जो भी पर्सन एग्रीड होता है
बाय द ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, वो अपील करेगा कोर्ट को विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। कोर्ट क्या करेगी, या तो कंफर्म कर देगी अटैचमेंट सीजर को, या तो रिवोक कर देगी, या तो रिलीज़ कर देगी। कंफर्म कर देगी, रिवोक कर देगी, या रिलीज़ कर देगी। कितने दिन में देना है, विद इन 30 डेज़ में, ठीक है। कोर्ट को अपील जाएगी, ठीक। अब कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म सेक्शन 26 कहता है कोई भी प्रॉपर्टी अगर सीज या अटैच की गई है सेक्शन 25 क्लॉज 6 में, तो कोर्ट जो है फॉरफीट कर लेगा वेदर और नॉट द पर्सन फ्रॉम हुज पोजीशन इट सीज्ड और अटैच्ड। शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है। और अपील सेक्शन 28, कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर अंडर सेक्शन 26 में विद इन 1 मंथ हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी 1 मंथ में, ठीक है। सेक्शन 26 में कोर्ट ऑर्डर कर देता है ना प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की, तो जो इसमें लिख दो रेड विद सेक्शन 28, ठीक है। उसकी अपील कहाँ जाएगी, विद इन 1 मंथ में हाई कोर्ट के पास, ठीक। अब जब ऑर्डर किया गया है सेक्शन 26 में मॉडिफाइड या एनल कर दिया हाई कोर्ट ने, या वेयर इन प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर किया गया है हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 26, एक्विट कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी जाएगी, प्राइस पे कर दिया जाएगा। अगर सेल कर दिया गया तो प्रोसीड्स जितना है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर्स क्या है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की, जो सिविल कोर्ट की पावर होती है वही आपकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की पावर होगी। तो ये था आपका चैप्टर 5, इसमें कुछ नहीं करना है, फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म का है। फिर उसके बाद सेक्शन 25 में क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का क्या प्रोसीजर होगा। फिर कोर्ट भी फॉरफीट कर सकती है, उसकी अपील कहाँ जाएगी आपकी सेक्शन 28 में हाई कोर्ट को विद इन 1 मंथ, और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की जो अपील है वो 25 की क्लॉज 6 में ही जाएगी, किस कोर्ट के पास जाएगी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। कोर्ट यहाँ पे कंफर्म, रिवोक या रिलीज़ कर सकता है प्रॉपर्टी, ठीक है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की पावर कैसी होती है, जैसे सिविल कोर्ट की पावर होती है। अब रिव्यू कमेटी देख लो एक बार। रिव्यू कमेटी कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है 1 और मोर रिव्यू कमेटी। यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं और 3 नॉट एक्सीडिंग 3, मतलब 4 लोग ही होते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिटिंग जज, चीफ जस्टिस जो होंगे कंसर्न हाई कोर्ट के, उनका कंकरेंस ऑब्टेन करने के बाद ही सिटिंग जज जो होंगे उनको एज अ चेयरमैन बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या रह रहा है इसमें, ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तो इतना कुछ है नहीं। पावर टू अरेस्ट एंड सीजर का देख लो 43 एंड 43A एंड 43B। पावर टू अरेस्ट एंड सीजर, कोई भी ऑफिसर जो होगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का बाई जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नोइंग ऑफ अ डिज़ाइन, अगर उसको लगता है कोई ऑफेंस होने वाला है या रीज़न टू बिलीव है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो अरेस्ट और सर्च का ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। फर्निश फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट आर्टिकल में फर्निश एविडेंस फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। कैप और कंसील या बिल्डिंग, तो सर्च एंड सीजर की पावर किसी भी ऑफिसर ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये तो नहीं, 43D में जो है आपका अपील वाला प्रोविजन देख लो, 5 क्लॉज में है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड, कोई भी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 and 6 शैल इफ इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस पीपी गिवन हर्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच एक्यूज पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल और इन ओन बॉन्ड if the court on pursuit of the case diary or the report made under section 173 कि prima facie accusation true है कि नहीं है, reasonable है कि नहीं है, ठीक है, तब तक वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें तो बस इतना ही है, उतना तो कुछ है नहीं, ठीक। और प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस देख लो एक बार। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस क्या है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, पहले तो सेक्शन 44 है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, not withstanding anything contained in the code, the proceeding under this act may for reasons to be recorded and held in camera. A court if on an application made by a witness in any proceeding before it or by the public prosecutor in relation to such witness in own motion is satisfied that life of such witness is in danger, तो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उसके आइडेंटिटी एड्रेस को सीक्रेट रखेंगे। क्या क्या मेजर्स लेंगे, प्रोसीडिंग्स वहाँ होगी जहाँ कोर्ट डिसाइड करेगी, उसका नाम एड्रेस मेंशन नहीं किया जाएगा, आइडेंटिटी सिक्योर करेंगे, जो डिसीजन होगा पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के होगा, जो भी पर्सन अगर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो 3 ईयर प्लस फाइन का इम्प्रिजमेंट लगेगा। तो ये आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट था कंप्लीट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 3, 4, 5 और 6 आपका इंपॉर्टेंट है, ये साथ में पढ़ने के लिए। 7, 8 याद रखना है आपको। अब इनकी जो पनिशमेंट है ये अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। टेररिस्ट एक्ट क्या उनकी पनिशमेंट और अदर रिलेटेड पनिशमेंट जो है अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। और बाकी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का क्या रोल है, पावर क्या है, अपील इनकी कहाँ जाती है, बस ये। बाकी आपको इस एक्ट में कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।
और वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।